नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बरकरार रहेगा 370 हटाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामने आया है। अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है बरकरार रहेगा 370 हटाने का फैसला। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, सुप्रीम कोर्ट। विलय के साथ जम्मू कश्मीर ने संप्रभुता छोड़ी। विलय के साथ ही जम्मू कश्मीर ने संप्रभुता छोड़ी। जम्मू कश्मीर के पास स्वायत्त संप्रभुता नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामने आया है। केंद्र सरकार का फैसला संविधान के दायरे में। केंद्र सरकार का फैसला संविधान के दायरे में। तो सुप्रीम कोर्ट का आज ये फैसला सामने आया है। बहस होने के कुल 96 दिनों के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले को सही ठहराते हुए इस पर कोई भी सुनवाई करने से आगे मना कर दिया है। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटने के बाद से ही सरकार के खिलाफ कुल 22 याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर सभी पर सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिनों तक सुनवाई की और उसके बाद अपने फैसले को सुरक्षित रखा था। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, इन जजों ने सुनाया है फैसला। 5 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, और जस्टिस सूर्यकांत। इसमें BR गवई और चंद्रचूड़ का एक सहमति का फैसला था। एक फैसला जस्टिस कौल का था और जस्टिस खन्ना की बात की जाए तो वो दोनों ही फैसलों से सहमत थे। इस पूरे मामले में जस्टिस सूर्यकांत अलग थे, लेकिन 5 जजों की पीठ ने यह फैसला बरकरार रखा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला रहेगा बरकरार। इसे निश्चित समय के लिए लाया गया था। इसे निश्चित समय के लिए लाया गया था। फैसले की बड़ी बातें। सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म किया था। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 23 याचिकाएं दाखिल की गई थीं। 6 दिनों तक चली सुनवाई 5 सितंबर को खत्म हुई। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के 96 दिन के बाद केस पर अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 पर 2 अगस्त से रेगुलर सुनवाई की। 5 सितंबर को यह सुनवाई खत्म हुई। सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया था। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 23 याचिकाएं दाखिल की गई। मार्च 2020 में 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 7 न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार भी किया था। इसके बाद 5 जजों की पीठ ने इस पर सुनवाई की और उसके बाद 16 दिनों की सुनवाई के बाद 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित किया गया था। 96 दिनों के बाद आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से जम्मू कश्मीर को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, सरकार के फैसले को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है, 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। देखिए, बिल्कुल स्मृति, जिस तरीके से आज एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ जो है, उन्होंने ये फैसला सुनाया जिसमें सरकार द्वारा जो 370 को हटाने को लेकर के जो संवैधानिक और गैर संवैधानिक को लेकर के जो बहस चल रही थी, उसमें साफ तौर पर ये लगा दिया है, मोहर लगा दी है कि जो सरकार ने जो फैसला किया था वो एकदम सही फैसला है और 370 हटाना पूरी तरीके से संवैधानिक है। तो अब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि तमाम चीजों पर विराम लग गया है कि जिस तरीके से लगातार इस पर बहस चल रही थी कि 370 हटाना गलत तरीके से हटाया गया है, ये हटाया नहीं जा सकता है। तो इन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं अब विराम लग गया है कि अब
इस पर बहस करने का मुद्दा बचता ही नहीं है। तो निश्चित तौर पर अब देखना ये होगा कि किस तरीके से सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को कहा है। हालांकि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा कि इस पर कोई बहस नहीं बनती। हाँ, अगर कानूनी प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो उस पर हम जरूर जा सकते हैं, लेकिन संवैधानिक है और इसको गैर संवैधानिक करार देना कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। जी सुशील। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता दिल्ली से अजीत कुमार। साफ तौर पर इनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले आने के बाद कहीं ना कहीं अब इन तमाम जो 23 याचिकाएं दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई खत्म हो चुकी है। बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का ये निकलकर सामने आया है। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। वाराणसी के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में दीक्षांत समारोह में लेंगी हिस्सा। दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वाराणसी के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति मुर्मू। शाम को लखनऊ पहुंचेंगी महामहिम। शाम को लखनऊ पहुंचेंगी महामहिम। डिवाइन हार्ट एंड मल्टी स्पेशल अस्पताल का रहेगा कार्यक्रम। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होगा कार्यक्रम में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में दीक्षांत समारोह में भी बनेगी हिस्सा। 12 दिसंबर को लखनऊ की यूनिवर्सिटी में होगा कार्यक्रम। यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होंगी महामहिम। यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होंगी महामहिम। शाम को लखनऊ पहुंचेंगी महामहिम। 12 दिसंबर को लखनऊ यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगी महामहिम। तो काशी और वाराणसी पहुंच चुकी हैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज वहां पर दीक्षांत समारोह में लेंगी हिस्सा। उसके बाद शाम को लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगी। 12 दिसंबर को लखनऊ में कार्यक्रम होना है जिसमें शिरकत करेंगी महामहिम। और इसी खबर पर हमारे साथ वाराणसी से संवाददाता विकास चौबे लाइव जुड़ चुके हैं। जी विकास, आज महामहिम राष्ट्रपति वाराणसी पहुंच रही हैं, दीक्षांत समारोह में हिस्सा रहेंगी। क्या कुछ खास कार्यक्रम है और क्या तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति का आगमन हो चुका है वाराणसी में और वो वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में इसका 45वां दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है। इसमें शिरकत करेंगी और दीक्षांत समारोह में जो गोल्ड मेडलिस्ट है उनको मेडल प्रदान किया जाएगा। उनमें से 16 जो टॉप 16 के जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेंगे। और बाकायदा इस कार्यक्रम में पहली बार ऐसा हो रहा है जो कि स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में देश के महामहिम राष्ट्रपति का आगमन है, तो अपने आप में काफी ज्यादा खास और ऐतिहासिक माना जा रहा है ये कार्यक्रम, क्योंकि आज 45वां दीक्षांत काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय का और ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मंच पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और साथ साथ जो विद्यालय कुलपति और अन्य लोग जो है वो मौजूद रहेंगे और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम माना जा रहा है। राष्ट्रपति खुद जो है छात्रों को मेडल देंगे अपने हाथों से। साथ ही साथ जो है उनका भाषण होगा जो कि 3 मिनट का होगा। वो अपने विचार साझा करेंगे काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के बारे में और छात्रों से रूबरू होंगे। जी बिल्कुल। इसके अलावा इसके बाद शाम को लखनऊ भी प्रस्थान करेंगी। कल लखनऊ में भी कार्यक्रम है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, शाम को लखनऊ निकल जाएंगे और लखनऊ के राजभवन में ही वो रात्रि विश्राम करेंगे, ऐसी भी सूचना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो जो दीक्षांत समारोह है, लगातार आपको हम देख रहे हैं कि दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है। एक तरफ जहाँ अब कुछ दिनों पहले ही योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे दीक्षांत समारोह में, इसके बाद से फिर काशी विद्यापीठ में राष्ट्रपति का आगमन होना काफी ज्यादा खास है। और अब लखनऊ जाएंगी तो लखनऊ में भी जो है दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। और लखनऊ केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ यूनिवर्सिटी, वहां पर राष्ट्रपति का जाना भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन कहीं ना कहीं वाराणसी में आज जो है वीवीआईपी मूवमेंट का तांता लगाया इस तरह से। इसके बाद से जब आज राष्ट्रपति का आगमन हो जाएगा, इसके बाद 17 तारीख को पीएम मोदी खुद वाराणसी में आएंगे और बड़ी बड़ी जन परियोजनाओं की लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। लेकिन आज राष्ट्रपति का आगमन इस समय वाराणसी में हो गया है और वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जहाँ पर इस समय मौजूद है, यहाँ पर राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं और उससे कुछ ही देर बाद उनका भाषण शुरू होगा। जी विकास, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? और बिल्कुल, देखिए सुरक्षा बात करें तो पीएसपी सुरक्षा घेरे में राष्ट्रपति को पूरा कवर किया गया है। एसपीजी एनएसजी के कमांडो तैनात है। साथ ही साथ जो है खुफिया एजेंसीज को भी अलर्ट लगा दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जिला पुलिस के साथ ही साथ 85 आईपीएस अधिकारियों के पूरे घेरे में जो है पूरे वाराणसी शहर को ढक दिया गया है। रूट डाइवर्जन की बात करें तो गाड़ियों को अलग अलग रूटों से निकाला गया है।
कोई भी जो है ऐसा व्यक्ति जो कि अनऑफिशियल हो, जिसको अथॉरिटी ना हो, उसको आसपास भी नहीं भटकने दिया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन का माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम है, जहाँ पर पूरा विचार होगा महामहिम के कार्यक्रम के स्थल के आसपास कोई भी ऐसे व्यक्ति को, संदिग्ध व्यक्ति को नहीं भटकने दिया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं जिसको अथॉरिटी नहीं है, वो जा रहा, जिसको ऑफिशियल, जिसको मान्यता प्राप्त, जिसको अथॉरिटी दी गई है, वही अंदर जा सकता है और उस कार्यक्रम में शिरकत कर सकता है। लेकिन बात की सुरक्षा व्यवस्था की, तो आपने काफी ज्यादा खाते, क्योंकि प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा हाई होता है और देश के महामहिम राष्ट्रपति का आगमन ऐसे में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिला प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि लगातार 10 दिनों से जो है निरीक्षण कार्य जारी था, चाहे वो वाराणसी के पुलिस अशोक मुखर्जी वो भी लगातार निरीक्षण कर रहे थे। एक तरफ जहाँ वाराणसी की वे भी निरीक्षण कर रहे थे और एक एक चीजों का बाकायदा जायजा ले रहे थे, तलाश कर रहे थे कि कोई दिक्कत ना हो, जो सुरक्षा व्यवस्था में कोई चीज ना हो, तो एक एक चीजों की बाकायदा वो लोग तलाश कर रहे थे। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था और दीक्षांत समारोह देखना होगा क्या कुछ चीजें अपने सामने आती है। जी बिल्कुल विकास, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो हमारे साथ विकास चौबे लगातार बने हुए थे और राष्ट्रपति आज वाराणसी पहुंच चुकी हैं। शाम को वाराणसी से लखनऊ के लिए होंगी रवाना। इसके बाद रुक करेंगे अगली खबर का। वाराणसी से ही अगली खबर है। आज कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश करेगी एएसआई। जिला कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश करेगी एएसआई। कोर्ट ने 11 दिसंबर को रिपोर्ट सबमिट करने के दिए थे आदेश। वाराणसी से खबर, आज कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश करेगी एएसआई। जिला कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश करेगी एएसआई। कोर्ट ने 11 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट सबमिट करने के दिए थे आदेश। कुछ दिनों का समय रिपोर्ट बनाने के लिए एएसआई को दिया गया था। आज कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश करेगी एएसआई। 11 दिसंबर का दिया गया था समय। और इसी खबर पर हमारे साथ वाराणसी से संवाददाता विकास चौबे लगातार बने हुए हैं। विकास, जिस तरह से एएसआई रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 11 दिसंबर की तारीख दी गई थी, आज 11 दिसंबर है, क्या कुछ ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, कुछ देर बाद जो है जिला अदालत में रिपोर्ट सबमिट की जाएगी और इस बार ये बहुत बड़ी चीज है कि इस बार की बात नहीं चलेगा। एएसआई को साफ साफ शब्दों में कहा गया था पिछली बार कि हम आपको 10 दिन की मोहलत दे रहे हैं। हालांकि एएसआई ने 3 हफ्ते का एप्लीकेशन दिया था कि हमको 3 हफ्ते का और समय चाहिए एएसआई रिपोर्ट, जो साइंटिफिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट होती है उसको सबमिट करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं हालात नाराजगी जताई थी और कहा था कि कारण बताइए कि आप क्यों इतना देरी कर रहे हैं, फटकार लगाई थी और कहा था कि हम आगे और ज्यादा आपको समय नहीं दे पाएंगे। आपको किसी भी शकल सूरत में आपको कम से कम 11 तारीख तक 11 दिसंबर जो तारीख की गई है, आपको उस दिन तक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी किसी भी हालत में। ऐसा साफ साफ शब्दों में जिला अदालत ने कहा था और आज वो दिन है जबकि एएसआई अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है जिला अदालत में सर्वे कर देगी। आपको बता दें कि जो पूरा सर्वे है वो 100 दिन से ऊपर चला था और इस सर्वे में कई चीजें जो है निकलकर सामने आई थी। 200 से 50 अधिक जो अवशेष थे खुदाई के दौरान, चाहे बात की जाए सर्वेक्षण के दौरान, उन सबको रखा गया था डीएम के निगरानी में, खुद जिला प्रशासन की निगरानी में उनको सबको रखा गया है और बाकायदा उसकी सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट तैयार करके एएसआई आज कोर्ट में पेश करने वाली है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है देखना होगा रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आती है। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट सबमिट हो ही जाएगी क्योंकि इसके बाद और कोई जो है दूसरा रास्ता एएसआई के पास नहीं बचता है। जी बिल्कुल। तो 11 दिसंबर की तिथि जिस तरह से कोर्ट ने दी थी, आज एएसआई अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर देगी और उसके बाद क्या कुछ प्रक्रिया आगे होनी है, कब तक फैसला आने की उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, आप बता दें कि आज जो है एएसआई की रिपोर्ट सबमिट करेगी। इस बात से कई तरह की चीजें से विवेचना होगी। साथ दोनों पक्ष को बुलाया जाएगा। एक तरफ जहाँ हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि वो तो पूरा परिसर मस्जिद का परिसर वो उनका है, वहाँ पे कभी ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मंदिर हुआ करता था, तो उनको बुलाया जाएगा। साथ मुस्लिम पक्ष से आपत्ति मांगी जाएगी। इसके पूरे जो भी तहखाने से चीजें जो भी निकली है, जो भी अवशेष निकले हैं, उनको तराशा जाएगा और पूरी रिपोर्ट को एक बार पढ़ा जाएगा। एक्सपर्ट आएंगे, हैदराबाद से जीपीआर मशीन आई है, उसके बाद से जो है तरह तरह के एक्सपर्ट, पुरातत्व विभाग के एक्सपर्ट होंगे, वो भी पढ़ेंगे और कोर्ट बाकायदा कोर्ट की एक बेंच गठित की गई थी। आपको बता दें तफ्सीली कार्रवाई के दौरान बेंच पूरे रिपोर्ट को स्टडी करेंगे। उसके आधार पर जो भी होगा विवेचना आगे इसका फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये रिपोर्ट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में सब कुछ लिखा है क्योंकि जो रिपोर्ट आज कोर्ट में सबमिट की जाएगी उसमें कई तरह के महत्वपूर्ण तथ्य साक्ष्य, क्योंकि लगातार 100 दिन से ऊपर तक पूरा ये सर्वे चला था और उसमें कई तरह की चीजें निकली थी। चाहे बात की जाए कि जो जीपीआर तकनीक थी, चाहे जीएनएसएस के माध्यम से सर्वे किया गया, सैटेलाइट का उपयोग किया गया। पहला सर्वे था देश में जिसमें सैटेलाइट का उपयोग करके सर्वे किया जाए ऐसे ढांचे का जो कि विवादित था और उसको जीएनएसएस के माध्यम से यानी ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम के माध्यम से पूरे परिसर की, पूरे इमारत की मैपिंग की गई थी। उसके बाद से वो पूरी चीजें एक असली साफ हो पाई। जी बिल्कुल विकास, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता वाराणसी से विकास जो जानकारी दे रहे थे। और उसके बाद रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के नए सीएम बने विष्णुदेव साय। 13 दिसंबर को शपथ लेंगे विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ में इस बार हो सकते हैं 2 डिप्टी सीएम। रमन सिंह को बनाया जा सकता है विधानसभा अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ के नए सीएम बने विष्णुदेव साय। 13 दिसंबर को शपथ लेंगे विष्णुदेव साय।
13 दिसंबर को शपथ लेंगे विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ में इस बार हो सकते हैं 2 डिप्टी सीएम। छत्तीसगढ़ में इस बार हो सकते हैं 2 डिप्टी सीएम। रमन सिंह को बनाया जा सकता है विधानसभा अध्यक्ष। अरुण साव, विजय शर्मा बन सकते हैं डिप्टी सीएम। अरुण साव, विजय शर्मा बन सकते हैं डिप्टी सीएम। रमन सिंह को बनाया जा सकता है विधानसभा अध्यक्ष। तो विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए सीएम। लंबे समय से इसको लेकर माथापच्ची जारी थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने इसका फैसला ले लिया है। विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए सीएम। साथ ही साथ 2 डिप्टी सीएम बनाने की भी बात सामने आ रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता विकास यादव लाइव जुड़ चुके हैं। जी विकास, जिस तरह से विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम होने वाले हैं और इसके साथ ही साथ जानकारी ये भी है कि 2 डिप्टी सीएम पर भी विचार विमर्श चल रहा है। साथ ही साथ रमन सिंह को लेकर माना जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी उन्हें मिल सकती है। देखिए, कल जो है छत्तीसगढ़ को अपना चौथा नया सीएम मिल गया है। विष्णुदेव साय जो है अब जो है छत्तीसगढ़ के नए सीएम है और इसी के साथ जो है शासन प्रशासन ने भी शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें जो है मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की भी शपथ ग्रहण समारोह इसी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ में होना है। इसको लेकर जो है शासन प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की टीम ने खासा तैयारी कर रखी है, जिसको लेकर जो है लगातार जो है जायजा लिया जा रहा है कि किस प्रकार जो है मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह और मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां हो सके। बता देना चाहूंगा कि इसमें शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जो है भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा जो है कई राज्यों के भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस समारोह में शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है। साथ ही बता देना चाहूंगा कि शायद संपर्क हमारा टूट गया है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए सीएम। 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद से ही आला कमान इस फैसले को लेकर माथापच्ची लगातार कर रही थी। विधायक दलों के साथ ही साथ तमाम पर्यवेक्षक और दिल्ली में भी बड़े नेता इसको लेकर फैसला लेने के लिए तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे थे। इसमें माना जा रहा था कि विधायक दलों के साथ ही साथ जिसको लेकर विधायक की सहमति ज्यादा से ज्यादा होगी उनके नाम पर मोहर लगेगी। और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फैसला साफ हो गया है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही साथ 2 डिप्टी सीएम बनाने की भी बात चल रही है। हालांकि उनको लेकर नाम को लेकर अभी तक साफ तौर पर खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि अरुण साव और विजय शर्मा बन सकते हैं डिप्टी सीएम। रमन सिंह की बात की जाए तो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी से उन्हें नवाजा जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ में लगातार लंबे समय से लेकर अटकलों का जो दौर जारी था उस पर विराम लग चुका है। विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए सीएम। तो आपको बता दें कि लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके विष्णुदेव साय भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से कार्यकर्ता रहे हैं और पार्टी के लिए लगातार काम करते रहे हैं। ऐसे में जब विष्णुदेव साय को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया था तब कई अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी यहां पर दी गई थी। चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी यहां पर विष्णुदेव साय को दी गई है। केंद्र की तरफ से शायद आश्वासन पहले ही मिला था। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने के बाद से तमाम नामों पर चर्चा की बात की जा रही थी, जिसमें विष्णुदेव साय को भारतीय जनता पार्टी ने नए सीएम के तौर पर आगे बढ़ाया है। अब देखना ये होगा कि शपथ ग्रहण के साथ ही साथ डिप्टी सीएम के नामों का खुलासा कब होता है। तेरह दिसंबर को शपथ लेंगे विष्णुदेव साय। 13 दिसंबर का समय निर्धारित किया गया है, यानी कि बुधवार के दिन शपथ ग्रहण समारोह छत्तीसगढ़ में होना है, जिसके लिए बीजेपी आला कमान की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। डिप्टी सीएम के नामों को लेकर चर्चा हालांकि अभी भी जारी है, इसको लेकर फैसला भी सामने नहीं आया है, लेकिन जहां तक जानकारी सूत्रों के अनुसार मिल रही है, अरुण साव और विजय शर्मा बन सकते हैं डिप्टी सीएम। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से विकास यादव एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जी विकास, सीएम को लेकर लगातार माना जा रहा था कि तमाम नाम रेस में चल रहे थे, लेकिन विष्णुदेव साय के नाम
का चयन किया गया है। क्या सहमति विधायकों की अधिक थी या आलाकमान का फैसला है? देखिए 2 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जो है विधायक दल की बैठक होने वाली थी। इससे पहले जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को एक कॉल आया पार्टी हाईकमान से और उन्हें एक नाम बताया गया, जिसको लेकर जो है वहां पे विधायक दल की बैठक में वो प्रस्ताव सबके सामने पेश करना था, जिसको लेकर जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पेश किया और प्रस्ताव पेश करने के साथ ही जो है विष्णुदेव साय का नाम लिया गया उस प्रस्ताव में और साथ ही सभी विधायक दल के सदस्यों ने जो है अपनी सहमति जाहिर की, जिसके बाद जो है छत्तीसगढ़ को नया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रूप में मिल गया है। और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में मांग चल रही थी कि इस बार जो है छत्तीसगढ़ का जो भी मुख्यमंत्री हो आदिवासी वर्ग से हो, या इस मांग को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है। इसको देखते हुए एक ऐसा समीकरण बैठाया गया है जिससे आदिवासी बहुल क्षेत्र छत्तीसगढ़ में जो है आदिवासियों को अपने मुख्यमंत्री मिल सके। बता देना चाहूंगा कि इससे पहले जो है कांग्रेस सरकार में 2003 में जो है मुख्यमंत्री के तौर पर अजीत जोगी ने अपना कार्यभार संभाला था। इसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय का नाम ऐलान किया है। इसी के साथ जो है छत्तीसगढ़ में अब जो है विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री है। साथ ही जो है विकास इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।